नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन की खास पेशकश, खास मुलाकात देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ खास मुलाकात में बेहद खास मेहमान हैं जिनसे हम बहुत सारी जानकारियां भी लेने वाले हैं और बहुत सारी बातचीत भी करेंगे। तमाम सवालों के जवाब भी आज वो देंगे, क्योंकि हमारे साथ सुनील शर्मा जी हैं, आरटीओ प्रशासन हैं और इसके साथ ही पहाड़ से लेकर मैदान तक की जिम्मेदारी है। 4 जिले जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी भी शामिल हैं। ज़्यादा जानकारी उन्हीं से लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार हमारे स्टूडियो में। और यातायात को लेकर सर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आजकल हम देख रहे हैं चल रही हैं, और बहुत महत्वपूर्ण एक विषय भी है परिवहन, जो कि हर एक आदमी कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट है। और एक अच्छी बात यह है कि आपके पास पहाड़ी ज़िले भी हैं जिनको आप देख रहे हो, और देहरादून और हरिद्वार जैसे मैदानी ज़िले भी हैं, वो कनेक्टिविटी भी है। परिवहन को लेकर सर हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी तमाम जो लोगों को सुविधाएँ मिल रही हैं आजकल? देखिए, ऐसा है कि परिवहन की इम्पोर्टेंस आपको इसी बात से पता चल सकती है कि चाहे आप घर में बैठे हों या कहीं पर भी, ऐसा कोई भी वस्तु आपके आसपास नहीं होगी जो परिवहन से ना आई हो, चाहे व्यक्ति हो या सामान हो। इसको देखते हुए एक अभिन्न अंग है हमारे आम जीवन में परिवहन का। जो परिवहन विभाग की इम्पोर्टेंस है वो ये है कि सबसे पहला हम ये सुनिश्चित करें कि जितने भी रोड यूज़र्स हैं, रोड को यूज़ करने वाले हैं, वो सुरक्षित रहें। उसके लिए हम 2 काम करते हैं। पहला, जो गाड़ी चलाने वाला है उसको हम लाइसेंस देते हैं ताकि वो फुली ट्रेंड आदमी हो और इस तरह से वाहन चलाए जिससे अन्य को कोई भी खतरा ना हो। साथ में ऐसे वाहन सड़क पर चले जिनकी बॉडी और जिनकी यांत्रिक दशा बिल्कुल ठीक हो, और इसके साथ साथ वो रोड का इस प्रकार यूज़ करें जिससे दूसरों को समस्या ना हो। ये बेसिक 2 हमारे काम हैं। जी सर, जिस तरीके से अभी बात की जा रही है, क्योंकि परिवहन और पर्यावरण आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये देखा जाए कि पर्यावरण भी संतुलित रहे और लोग वाहन भी लेंगे, उनके लिए ये सुविधा भी चाहिए। इसको लेकर किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हम अपने पर्यावरण को भी बचाएं और लोग जिस तरीके से वाहन ले रहे हैं उनको भी वो सुविधाएं मिलती जाए? देखिए, ऐसा है कि हमारे ऑफिस का जो कार्य में हम किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब हमारा जो 95% से ज़्यादा काम ऑनलाइन हो गया है। उसके लिए कागज़ के उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एक साइट है, बस आम जनता को वो साइट याद रखनी है, transport.uk.gov.in। उस साइट पर जाके सारे काम, आपको गाड़ी रजिस्ट्रेशन करानी है, आपको लाइसेंस बनाना है, रिन्यू कराना है, एड्रेस चेंज करना है, कोई भी काम करना है, परमिट लेना है, वो उस साइट के माध्यम से हो जाएगा। आपको कागजी कार्रवाई में पड़ने की ज़रूरत नहीं है जी। अब जहाँ तक सड़क पर यूज़ करते समय परिवहन का ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार ई व्हीकल को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। हम चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ई व्हीकल्स को हम छूट भी दे रहे हैं। साथ में जो पब्लिक को लाने के लिए जो ई ऑटोज हैं, ई बसेस हैं या ई टैक्सीज हैं, उनका भरपूर उपयोग हो रहा है। सर, जैसे कि हमने अभी देखा कि सीएनजी, और जैसे कि आपने ई व्हीकल की बात की, सीएनजी को लेकर आप लोगों ने पहले भी जब आरटीए की बैठक हुई थी उसमें तमाम निर्णय लिए गए हैं, और ये भी था कि हम आने वाले वक्त में जो डीजल के जो पुराने वाहन हैं पहले उनको, और फिर तमाम वाहनों को बाहर कर दें और उसकी जगह पर सीएनजी लेकर आए। ये पहल कहाँ तक आगे बढ़ पाई है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देहरादून संभाग है, जैसा आपने बताया, इन 4 जिलों में मुख्य शहर हरिद्वार, रुड़की और देहरादून, ऋषिकेश, यहाँ पर अगर हम देखें कि डीजल के कौन से वाहन चलते हैं, डीजल की सिटी बसेस चलती हैं, डीजल के विक्रम चलते हैं और डीजल के ऑटो चलते हैं। हमारे आरटीए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से हम जो बसेस हैं डीजल की, उनको चेंज करके सीएनजी या ई व्हीकल लेके आना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि हम सब्सिडी देंगे। अगर सिटी बस के ऑपरेटर्स अपनी बसेस को चेंज करना चाहते हैं तो 50% सब्सिडी उनको दी जाएगी अगर वो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस लेके आते हैं। मैक्सिमम ये 15 लाख तक हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास 3100 विक्रम्स थे जो अभी संचालित हो रहे हैं, और उसमें से हमारे 400 बदल चुके हैं। बाकी विक्रम्स को बदलने के लिए हमारे सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। अगर वो क्लीन फ्यूल बेस्ड 4 पहिया वाहन लेके आते हैं, ना सिर्फ हम उन्हें स्टेज कैरेज का परमिट देंगे, परंतु उनके जहां सालों से वो संचालित कर रहे हैं वहीं पर उनको परमिट दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास 6300 ऑटो है,
उसके अंदर पॉलिसी है कि ऑटो को हम सीएनजी से रिप्लेस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सिर्फ देहरादून के अंदर 1500 से ज़्यादा ऑटो सीएनजी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, ये तो एक अच्छी बात है सर कि आप कह रहे हैं कि 1500 जो ऑटो है वो सीएनजी में कन्वर्ट हो गए हैं, तो इससे पर्यावरण को मतलब हम कह सकते हैं कि बेहद फायदा भी होगा। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा था, सिटी बसों की जो एक हम कहें कि क्योंकि वो डीजल से चलती हैं और हमने बीच में देखा था कि बहुत सारी चीज़ें थी कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो हम कैसे कोशिश कर रहे हैं कि अपने शहर में, ख़ासतौर पर देहरादून की अगर हम बात करें, तो सिटी बसों को इलेक्ट्रिक या फिर सीएनजी से उनको संचालित किया जा सके। देखिए, जैसा कि आप देहरादून का अगर एग्जांपल लेते हैं तो देहरादून में ऑलरेडी 36 हमारी ई बसेस चल रही हैं जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से चल रही हैं। हमारे पास 178 सिटी बसेस हैं जिनके यूनियन से और जो वाहन मालिक हैं उनसे बात हुई है और उनको हम लोग पूरा हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, परंतु क्योंकि एकदम आदमी इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो हम दो तरीके से मदद कर रहे हैं। एक तो जो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हम मदद कर रहे हैं। दूसरा, हम प्रयास कर रहे हैं कि संचालन के वक्त उनको कोई मदद दी जाए ताकि हमारी टिकट का दर भी कम रहे, लोगों को अच्छी बसें भी मिले और जो वाहन संचालक हैं या मालिक हैं उनको नुकसान भी ना हो। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक अच्छी चीज़ देखी गई कि महिलाएं ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो महिलाओं की भागीदारी भी ज़्यादा देखी जा रही है। ऐसे कितने आवेदन आ रहे हैं महिलाओं की ओर से और किन किन चीज़ों में? देखिए, ये बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है आपको बताने में कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इन्वेस्टमेंट करें और रोजगार लें और उससे कमाएं। उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़कर मिल रही है और हमारे द्वारा पहले महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग लाइसेंस बनाने के लिए IDTR झाझरा में दिलवाई गई थी। उसके अलावा उनको ऑटो खरीदने के लिए हम लोग मदद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने ऑटो के CNG के परमिट खोले हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने उसके परमिट लिए हैं और हम उनको ना सिर्फ वाहन खरीदने में मदद कर रहे हैं, परमिट में मदद कर रहे हैं, बल्कि उनको स्टैंड्स के लिए भी, जहां वो अपना कंफर्टेबल होती हैं वहां उनकी गाड़ियां खड़ी कर कर अपनी सवारी ले जाए, उसके लिए हम पूरी मदद करेंगे। अच्छा, आपकी ओर से देखा गया कि हमेशा एक कोशिश की गई कि लोग और परिवहन विभाग का जो सामंजस्य है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें न हो। मैंने कई बार खुद देखा कि RTA की बैठक में आपने इन मुद्दों को रखा है कि लोगों की कनेक्टिविटी हो, किस तरीके से वक्त के साथ सहूलियत हो गई है, कैसे तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। हालांकि आपने जिक्र भी किया कि एक वेबसाइट पर जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि लोगों को आसानी से तमाम सुविधाएं मिल सके और जो ठीक चीज़ है वही हो। देखिए, ऐसा है कि आम पब्लिक के लिए, जैसे सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, हम लोग घर तक सुविधा पहुंचा रहे हैं। कोई अपना लैपटॉप खोल के या किसी सर्विस सेंटर पर जाकर वहीं से हर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं साहब मैं ऑनलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे साइट पता नहीं है, तो मैंने हर ऑफिस में, अपने 7 ऑफिस में एक एक कमरा ऐसा डिजिग्नेट किया हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि देहरादून अगर ऑफिस का एग्जांपल लिया जाए तो हमारे यहाँ कमरा नंबर 22 है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे लगता है कि साहब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अप्लाई करूं, तो वहां हम उनकी टेक्निकल मदद करते हैं, उनको बताते हैं। साथ में अगर कोई भी काम के लिए आता है तो मैंने सिंगल विंडो सिस्टम हर ऑफिस में बना रखा है। आपका कोई भी काम हो वो सिंगल विंडो है। वहां पर मैं आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो सिंगल विंडो की इंचार्ज है वो भी महिला ही होती हैं। आप उनसे जाकर अपनी मदद मांग सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट करा सकते हैं। आपको सिंगल विंडो पे जाके आपका सारा काम हो जाएगा। नहीं, वाकई में इस चीज़ से बेहद सुविधा भी मिली है, लोगों ने इस बात को सराहा भी है और ये अच्छी जानकारी भी है कि अगर लोगों को ये लगता है कि कोई काम है, कहाँ पर बात करें, तो आप सीधे ऑफिस में जाकर भी वहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से इस सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पर अपनी बात को रख सकते हैं, जैसे कि RTO साहब ने बताया कि इस तरीके से वहाँ पर आप अपनी बात को रखते हुए तमाम उन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण है सर, हमने देखा कि सड़क हादसे और आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। इन सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए समय समय पर कई कार्य होते रहे, लेकिन आज आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं अपनी टीम के साथ कि सड़क हादसों को कम किया जा सके और लोग जागरूक हों? देखिए, ऐसा है कि हमारा विभाग सड़क हादसों को लेकर बेहद ही गंभीर है, जिसको देखते हुए हम लोग 2 स्तर पर कार्य करते हैं। सबसे पहला हमारा इन्फोर्समेंट का पार्ट है। इन्फोर्समेंट भी हमारा
टीमों के माध्यम से, जिसे हम डायनेमिक इन्फोर्समेंट कहते हैं। अगर मैं अपने संभाग का बात करूं तो लगभग 17 टीमें हैं हमारे पास जो लगातार गाड़ियों से चेकिंग करती हैं। साथ में हमारा स्टैटिक इन्फोर्समेंट भी है, यानी कि अगर किसी कोई भी रोड है वहां पर हमारे ANPR कैमरा लगे हुए हैं। ANPR का मतलब होता है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा। कोई भी व्यक्ति के अगर गाड़ी के कागज खत्म है, या वो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए, या वो ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उनकी नंबर प्लेट रीड हो जाती है और उनका चालान जनरेट हो जाता है। आपके माध्यम से मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा, सड़क हादसों को रोकने के लिए हमें पब्लिक का बहुत सपोर्ट चाहिए। हम सिर्फ चालान से काम नहीं चलेगा। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जागरूक करें, और बच्चों को भी चाहिए कि सड़क हादसों के बारे में और ट्रैफिक नियमों के बारे में बड़ी गंभीरता से उनको पढ़ें, समझें, तब वाहन का संचालन करें। और इसके लिए आप लोगों के माध्यम से हमने देखा कि तमाम तरीके के सेमिनार, खासतौर पर स्कूलों में भी जो चीज़ें हैं उनको बताया जा रहा है बच्चों को कि अपनी क्लास से जब पास आउट होंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे कि लाइसेंस के लिए, वाहन चलाने के लिए। छोटे बच्चों को ये भी समझाया जा रहा है कि आप अभी वाहन नहीं चला सकते, नियम के खिलाफ है। तो वो जो सेमिनार हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है आगे? देखिए, ऐसा है कि हम हर स्कूल, हमारे जो टारगेट ग्रुप हैं, जैसे कि जो गाड़ियां चलाते हैं, जैसे ड्राइवर्स की रीट्रेनिंग कराना, उनको हमारे ऑफिस में वर्कशॉप कराना, साथ में स्कूल के स्टूडेंट्स, उनको बुलाकर हम वर्कशॉप कराते हैं। हमारा एक छोटा सा वहाँ पर हमने चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क टाइप का बनाया हुआ है, जहाँ छोटे छोटे गेम्स भी हैं, सारी जानकारी भी है। हम स्कूली बच्चों को बुलाते हैं वहाँ पर और उनको जानकारी देते हैं। आपके माध्यम से मैं 2 बातें एक यूथ को, नई जनरेशन को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीड। और ओवर स्पीड के सिर्फ 2 कारण होते हैं, या तो कोई व्यक्ति कहीं के लिए लेट हो रहा होता है, या रोमांच के लिए गाड़ी को करता है। अगर आप कहीं के लिए लेट हो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में टाइम प्लानिंग नहीं है। अगर आपके जीवन में टाइम प्लानिंग नहीं होती तो किसी भी चीज़ को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अगर आप रोमांच के लिए गाड़ी चला रहे हैं और अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, तो आप अपनी जान की कीमत बहुत कम आंक रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यूथ को बताना चाहूँगा, आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाएं, जब तक आप अपनी वर्थ नहीं जानेंगे, अपनी वैल्यू नहीं जानेंगे, तब तक सफलता मिलना ठीक नहीं है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, रोड सेफ्टी एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है, एक स्कूल भी है, जो आप अगर नियमों का पालन करते हैं, आप अच्छी तरह गाड़ी चलाते हैं, वो आपका पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। वो आपके जीवन में भी ना सिर्फ जीवन बचाता है, जीवन में सक्सेस के लिए भी जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और सुनील शर्मा जी से हमारी बात लगातार जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद कई और अहम सवाल भी हैं। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खास मुलाकात देख रहे हैं आप। हमारे साथ सुनील शर्मा जी हैं, RTO प्रशासन। उनसे कई विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं और जानकारी भी ले रहे हैं। आगे अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं। सुनील जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हम देखते हैं कोई हादसा होता है। आज भी लोगों के जहन में, कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ें हैं कि पुलिस केस का मामला है, वो नहीं उस पर पढ़ना चाहते, और ऐसे में क्या होता है, जो मदद करना भी चाहता है वो भी घबरा जाता है। यहाँ पर क्या जिम्मेदारी बनती है सर उन लोगों की कि अगर ऐसा कहीं पर देखते हैं तो क्या करना चाहिए उस वक्त? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब ट्रैफिक चलता होता है तो हादसे होने की गुंजाइश रहती है। अगर आपके माध्यम से मैं हम पब्लिक को बताना चाहूँगा कि कभी कोई अगर ऐसा हादसा आपके सामने हुआ है और अगर कोई घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है, आप उसको बचाएं। उसके लिए एक सरकार की एक पॉलिसी है गुड सैमरिटन की। गुड सैमरिटन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो देवदूत बनकर आता है और लोगों को मदद करता है। जब आप गुड सैमरिटन होकर उस व्यक्ति की मदद करेंगे, तुरंत 108 को बुलाएंगे या उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे, तो ना तो परिवहन विभाग की ओर से, ना पुलिस की ओर से, ना हॉस्पिटल की ओर से
आपको कोई हैरेसमेंट नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं जी जिन्होंने अपना समय निकालकर लोगों की मदद करी है। जी अगर आप किसी घायल व्यक्ति की मदद करते हैं, पूरे सरकार का हर महकमा आपके सपोर्ट में रहेगा। सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है उस व्यक्ति को बचाने की होती है, और जो उसकी मदद करता है उसकी हौसला अफजाई करने की। ये इसके लिए आप जनता बिल्कुल दिमाग में क्लियर रहे, बहुत मदद करने की प्रयास करना चाहिए। अच्छा, इन चीज़ों को लेकर हमने सर देखा है कि आपने कई बार इस बात को कहा कि लोग मदद के लिए ज़रूर सामने आएं। इसके कितने आप देखते हैं कि कितना फ़र्क आया है इन दिनों में कि लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कई लोगों को सम्मानित भी किया गया है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जो रेगुलर गाड़ी चलाते हैं या बस चलाते हैं, उनके द्वारा अक्सर ऐसा किया जाता है कि वो बचाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो ऑटो वाले हों, वो टैक्सी वाले हों, वो बचाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे केसेस हमारे पास हर तीसरे चौथे दिन आते हैं जहां उन्होंने बचाने का प्रयास किया और उससे बचे भी, कई लोगों की जान भी बची है, तो हम उनको सम्मानित करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं जिसके अंदर किसी घायल व्यक्ति को कैसे रिवाइव किया जाता है, फर्स्ट एड क्या दी जाती है, उसको भी दिखाते हैं। उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि कुछ कॉलेज गोइंग लड़कों ने घायल व्यक्तियों को बचाया भी इस वजह से। जो ट्रेनिंग क्या, एक छोटी सी वर्कशॉप ली थी। अच्छा, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इसका व्यापक प्रचार कर रहे हैं हम लोग कि अगर एक्सीडेंट होता है तो लोगों की मदद की जाए, और हम एज ए परिवहन विभाग उनका पूरा सहयोग करेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर या अच्छा काम करने पर हम लोग सम्मानित भी करते हैं। जिस वर्कशॉप की सर आप बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या समय समय पर ऐसी वर्कशॉप आप कराते हैं जिसमें कि ड्राइवर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, आपने कहा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो शामिल होते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ पर ये वर्कशॉप्स कराते हैं हम लोग। और वर्कशॉप में ये फर्स्ट एड क्या देना है, जान कैसे बचानी है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को कैसे रोकना है, अगर चोकिंग हो गई है तो चोकिंग को कैसे रोकना है, अगर हेड इंजरी हो गई है तो हेड इंजरी पे हमें सबसे पहले क्या करना है। इस तरह की इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती हैं, और इसका प्रभाव ऐसा होता है कई लोगों की जान एक फर्स्ट एड से भी बच जाती है। एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि परिवहन विभाग की पहली कोशिश ये है कि लोगों से, जो आम जनता है, उनसे सीधी कनेक्टिविटी हो, किसी तरीके का लोगों में ऐसी भावना ना हो कि हम कैसे इन अपनी बातों को रखें या कोई भी दिक्कत परेशानी है उनकी। एक सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है सर कि हम लोग, कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, उसके साथ किसी तरीके की दिक्कत है, उसको लगता है कि जिस गाड़ी में वो बैठा है उस गाड़ी का जो ड्राइवर है ओवर स्पीड में चल रहा है, या उसके साथ कोई किसी भी तरीके का उसको दिक्कत परेशानी हो रही है, उस वक्त में उसके लिए क्या सुविधा है, वो क्या कर सकता है? देखिए, ऐसा है, ये परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो बस हो, मैक्सी हो, टैक्सी हो, या छोटे विक्रम हो या ऑटो हो, अगर किसी भी व्यक्ति से अभद्रता करी जाती है या उसको बिठाया नहीं जाता है स्थान होने के बावजूद, या फिर उससे अधिक किराया लिया जाता है, तो आप लोग हमारे ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे शिकायत कर सकते हैं, हमारा फेसबुक का आईडी है आरटीओ देहरादून, उस पर आप जाकर शिकायत कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ ईमेल है dehradunrto@gmail.com, उस पर शिकायत कर सकते हैं। और मैं आश्वासन देना चाहूँगा, किसी भी के अगर ऐसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, उनके खिलाफ जांच पश्चात सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। अब जो लोग वाहन खरीद रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है सर, वो क्या तय होती है? उन्हें किस हिसाब से अपने वाहन को चलाना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा के साथ साथ अगर सड़क पर चल रहे हैं तो अन्य लोग भी हैं। वो जिम्मेदारी वाला जो पार्ट है, उसे कैसे लोग समझ पा रहे हैं, और उसके लिए आप लोग, परिवहन विभाग की क्या कोशिशें हैं लोगों को जागरूक करने की? देखिए, इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना होता है। कोई भी नया वाहन खरीद रहा है, उसके लिए सबसे पहले उसकी खुद की सुरक्षा है, और अन्य जो रोड यूज़ करने वाले हैं उनकी सुरक्षा है। खुद की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आप हेलमेट का प्रयोग करें, और पीछे जो बैठा है वो भी हेलमेट का प्रयोग करें। ऐसे ही कार के लिए वो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इसके अलावा जो रोड यूज़र्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो नियम से गाड़ी चलाएं, और उसके अलावा आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर कभी कोई एक्सीडेंट की ऐसी स्थिति बन जाती है तो एक्सीडेंट पर उनकी तुरंत मदद की जाए। हर गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर कोई हादसा हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी एटलीस्ट उसके मरने के बाद उसके परिवार को कंपनसेशन देने की वो गुंजाइश रहे। बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। 2 ज़िले आपके पास पहाड़ी हैं, उत्तरकाशी और टिहरी, और पहाड़ पर अगर देखें तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की सड़कें उसी तरीके की हैं, जहाँ पर
कई जगह हम देखते हैं कि ब्लैक स्पॉट भी हैं, उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है कि पहाड़ की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ भी किया जा सके और वहाँ की कनेक्टिविटी को ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए, हमारे आरटीए के तौर पर जो हमारा संभाग है उसमें हमारा चैलेंज ये है कि पहाड़ी क्षेत्र में दूर दूर तक सड़क कनेक्टिविटी रहे ट्रांसपोर्ट सेवाओं की, ताकि आम आदमी सस्ते में अच्छी सेवाएं उपयोग कर सके। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी शासन की तरफ से ऐसे 7 रूट हैं जिनको डीनोटिफाई किया है। डीनोटिफाई करने का मतलब ये है कि पहले उसमें सिर्फ यूटीसी की बस चल पाती थी, लेकिन अब हम प्राइवेट को भी उसमें देंगे ताकि लोगों को सीधी सेवा, जो रोड पे का डिस्टेंस घूम के आना पड़ता था, पहले 10 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में अच्छी प्राइवेट सेवा के माध्यम से लोग पहाड़ से शहर में आ सकते हैं, चाहे वो इलाज के लिए आए या पढ़ने के लिए आए या फिर सामान खरीदने के लिए आए, सस्ते में वो ऊपर से नीचे आ सकते हैं। इसके लिए हमारी कार्य योजना है। अभी थोड़ा सा उसमें कुछ लीगल मैटर्स आ गए हैं, परंतु उसको सॉल्व करने के बाद हम उत्तरकाशी टिहरी के सुदूर क्षेत्रों तक बस की सेवा उपलब्ध करा देंगे। जी, उससे वाकई में कई फायदा मिलेगा लोगों को। एक तो सस्ता और सुलभ सफर मिल पाएगा, अच्छी बसें भी वहाँ पर उपलब्ध हो पाएंगी जिस पर काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक सवाल मेरा ये भी है सर कि हम देखते हैं कि चाहे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें फर्स्ट एड की जो व्यवस्था है ये बहुत बेसिक सा है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि वो चीज़ें नहीं होती हैं या लापरवाही हो जाती है, भूल हो जाती है। इस पर किस तरीके से आप लोगों का ये चैलेंज भी है, एक्शन करते हैं आप लोग, और कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है वाहन चालकों की? देखिए, ऐसा है, आप ठीक कह रहे हैं कि फर्स्ट एड जब कभी दुर्घटना हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा काम आता है उस वक्त, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसी को देखते हुए हमारी जितनी भी इन्फोर्समेंट टीम है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 4 धाम यात्रा हो या नॉर्मल चेकिंग के दौरान हो, अगर हम उनका फर्स्ट एड का वो चेक करते हैं, अक्सर मैं आपको बता दूं ट्यूब्स की एक्सपायरी डेट निकली हुई होती है, उस पर हम चालान की प्रक्रिया की जाती है। पहली बार में उस पर 500 रुपए का चालान है अगर आप फर्स्ट एड नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ से जितनी भी गाड़ियों की टेक्निकल फिटनेस होती है या 4 धाम पर अगर वो जा रही है और ग्रीन कार्ड दिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उसके पास प्रॉपर फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि उत्तरकाशी ज़िला भी आप उसको देख रहे हैं, पहाड़ी ज़िला भी है, और इस वक्त शीतकालीन यात्रा भी सरकार ने शुरू की है। 2 शीतकालीन प्रवास उत्तरकाशी ज़िले में ही हैं। इस वक्त यात्रा में किस तरीके की आप लोगों की तैयारियां हैं, और ताकि जो यात्रा में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या जिस तरीके सरकार की कोशिश थी वो कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छा रिजल्ट है, तो आप लोग किस तरीके की तैयारियां की हुई हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास पर्याप्त बसेस हैं, पर्याप्त टेम्पो ट्रेवलर हैं और पर्याप्त टैक्सी और मैक्सी है। हमारे पास यात्रियों को ले जाने के लिए, बुकिंग करने के लिए हमारे पास सारे एग्रीगेटर्स मीन जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, उनसे हमारा संपर्क रहता है। ये हम सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारा एसटीए द्वारा सुनिश्चित किराया है, किराए के अंदर बढ़िया गाड़ियां उनको उपलब्ध हो जानी चाहिए। साथ में हमारी डायनेमिक इन्फोर्समेंट टीम्स हैं जो उत्तरकाशी जिले में और टिहरी जिले में जितनी रोड है उस पर चेकिंग करती रहती है, और हम रास्ते में हमारी टीम इस बात को पूछती है रोकते वक्त कि क्या कोई अभद्रता तो नहीं हुई, आपसे ज्यादा पैसे तो नहीं लिए हैं। अगर किसी के साथ ऐसा लगता है कि किसी ने ज्यादा पैसे लिए हैं या उनको परेशान करने का प्रयास किया है, तो तुरंत सेक्शन 86 के अंतर्गत उसके परमिट के खिलाफ कार्रवाई करी जाती है, और इसके लिए क्या कहते हैं, हैवी जुर्माना भी है और परमिट कैंसिलेशन भी है। इसी से जुड़ा सर एक सवाल है कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है ट्रैफिक जाम, और हम देहरादून में देख रहे हैं कि अगर एक संख्या को अगर देखें तो जितनी संख्या करीब करीब उससे उसी के बराबर गाड़ियां भी यहाँ पर देहरादून में रजिस्टर हो चुकी हैं। अगर हम देहरादून की बात करें तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई, ट्रैफिक जाम की समस्या है, वो तमाम चीज़ें भी देखनी हैं। उस पर क्या कोशिशें आपकी हैं, और किस तरीके से पुलिस विभाग को भी आप लोग कहते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन करके इसको सफल किया जा सके, काम को सुचारू किया जा सके? देखिए, ट्रैफिक जाम से जैसा आप समझ ही रहे हैं और हम लोग देखते भी हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है, उसको हम 2 स्तर पर डील कर रहे हैं। सबसे पहला, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्राइवेट गाड़ी रजिस्टर होगी तो सड़कों पर भीड़ बढ़ती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि 100 गाड़ी रजिस्टर होती हैं तो उसमें से 90% से 87 to 90% 2 व्हीलर्स हो रहे हैं। 2 व्हीलर्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा अभी हम दे नहीं पा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें, अच्छी क्वालिटी की बसेस आए। बिल्कुल, और भाई बहुत ज़रूरी भी है सर, क्योंकि बड़ी समस्या बन गई। और जैसे कि आपने कहा कि
कोई व्यक्ति अपने घर से, चाहे वो अपने कार्यालय जा रहा है या वो कहीं अपने किसी अन्य जगह जा रहा है, वो आप लोगों की ये कोशिश है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए, अपने व्हीकल का इस्तेमाल कम से कम करे, खासतौर पर दोपहिया वाहन का। ये जो आप लोग की कोशिश है, ये कोशिश कैसे रंग लाएगी, कितना वक्त इसमें लग सकता है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, हमारे शहर के अंदर हम लोग सबसे पहले तो रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी सिटी बसेस हैं। अगर हमारी सिटी बसेस अच्छी होंगी, हाई क्वालिटी होंगी, तो उन लोगों को आसानी से उसमें बैठने में आनंद भी आएगा। दूसरा, हम लोगों ने जो ई ऑटो चलाए हुए हैं, ई ऑटो का और ऑटो का बेसिक पर्पस ये है कि सपोज किसी को अपने घर से जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो जहां से वो घर से शुरू कर रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान तक वो जा सकें। तीसरा, हम किराए को हम न्यूट्रलाइज करके रख रहे हैं। सरकार उसमें सब्सिडी देती है ताकि बहुत महंगा उनको ना पड़े। हर समय हम ध्यान रखते हैं कि प्राइवेट गाड़ी से जाना महंगा होता है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से वो सस्ता करें, ताकि लोग उसको प्रेफर करें। और आने वाले 1 साल के लिए हमारा यही प्रयास है कि 2025 में जितना मैक्सिमम हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे देंगे अपने सभी शहरों में, उतना ही हमारे ट्रैफिक जाम को कम करने में हमें फ़ायदा मिलेगा। सर, आपसे कई सवाल पूछ लिए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि युवाओं के लिए, जैसे कि आपने पहले भी उनको कहा, एक मैसेज, एक संदेश कि युवा और पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों के लिए गाड़ी को गिफ्ट कर लें, अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी तय हो जाती है। कैसे इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया जा सके ताकि जो सड़क हादसे हैं, हमने देखा है कि कई ऐसे हादसे हुए कि कई परिवारों के चिराग बुझ गए, उसको बड़ी गंभीरता से ले पेरेंट्स, और क्या मैसेज उन लोगों के लिए होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, इन्फोर्समेंट की अगर बात करता हूं तो कोई बच्चा अगर 16 साल से नीचे का बच्चा या उससे भी नीचे का बच्चा गाड़ी चला रहा है तो 25,000 रुपए का जुर्माना पेरेंट्स पर है। और ना सिर्फ उसमें गंभीर सजाएं भी हो सकती हैं, परंतु सिर्फ इन्फोर्समेंट से भी नहीं चलेगा। मैं 2 स्तर पर आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ। पहला, ऐसे बच्चे जो 10वीं 11वीं 12वीं में हैं, पेरेंट्स अगर उनको नॉन गियर की गाड़ी देना चाहते हैं तो 16 साल का बच्चे को हम लोग नॉन गियर का लाइसेंस देते हैं। कृपया हमारे ऑफिस से लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए ताकि बच्चे को नियम कानून का पता हो, हेलमेट लगा के वो चले। 16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, जो उनके लिए स्कूल वैन्स और इन सब का उपयोग करें ताकि उसके माध्यम से जाएं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम स्कूल वैन्स पर काफ़ी सख्ती कर रहे हैं। पेरेंट्स भी ध्यान दें कि कभी स्कूल वैन में उसकी क्षमता से ज़्यादा बच्चे को बैठाने का प्रयास ना करें, क्योंकि बड़ा ही गंभीर और सेंसिटिव इशू होता है। तो अगर स्कूल वैन्स का सही उपयोग हो, छोटे बच्चे अगर नॉन गियर गाड़ी सलीके से चलाएं तो हम एक्सीडेंट से बच भी सकते हैं। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है कि प्रशासन, परिवहन विभाग तो अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप भी ज़रूर देखें कि आपके बच्चे जिन बसों से जा रहे हैं, जिन वैन से जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, कहीं ओवरलोडिंग तो नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है, और इससे निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को बहुत सारा लाभ भी मिलेगा और ज्ञान भी मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल की ओर से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही, फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।